हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम नया पेपर स्टार्ट करेंगे जो MPPSC ने कंडक्ट कराया था। हम MP GK के प्रीवियस ईयर पेपर्स जो है उसको कर रहे हैं और ये जो आंसर्स हम लगा रहे हैं ये MPPSC की ऑफिशियल आंसर की से लिए गए हैं। आज हम पार्ट 5 करेंगे। ओके, लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है जो 2024 में एग्ज़ाम हुआ था, उसमें बजट से क्वेश्चन आया था। राज्य में निवेश संवर्धन के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में कितने लाख करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 3.74 लाख करोड़ रुपीज़। ओके, तो आप इसको याद ना भी रखें क्योंकि ये करंट अफेयर का है, लेकिन आप देख सकते हैं कि आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लघु अवधि प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड में केंद्र सरकार एवं विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित एक कार्यक्रम है। तो इसमें से कौन सा एक प्रोग्राम है जो वर्ल्ड बैंक एंड सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा फंडेड है? तो जिसका करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, संकल्प योजना। ठीक है, अब इसको कर लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जो ये पूछा गया है, ये क्वेश्चन MG नरेगा से पूछा गया है कि अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितने मानव दिवस सृजित किए गए? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, 20 करोड़। ठीक है, तो ये क्या है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, MG नरेगा जो एक्ट आया था उससे योजना भी आई थी। ठीक है, तो आप इसको एक बार देख लेंगे। हालांकि अब ये वाला जो योजना है, ये वाला जो एक्ट है ये रिपील हो चुका है। इसकी जगह अब VBG रामजी एक्ट आया है दिसंबर 2025 से। ठीक है, तो आप हो सकता है आपसे ये भी पूछा जाए, जैसे अभी UPGDC में क्वेश्चन VBG रामजी से पूछा गया था, लेकिन उसमें जो खामियां पूछी गई थी वो MG नरेगा की पूछी गई थी। तो आप दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर करके याद रख सकते हैं। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन, है ना, स्टेटमेंट बेस्ड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है। इसमें लिस्ट 1 में है डिस्ट्रिक्ट और लिस्ट 2 में है उत्पाद। ठीक है, जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम चलाई गई है MP गवर्नमेंट के द्वारा, उससे ये क्वेश्चन आया है। तो इसमें जो है अनूपपुर की है कोड़ोकुट की। ठीक है, तो आप इसको करेक्ट कर लेंगे, अनूपपुर की कोड़ोकुट की। फिर आते हैं देवास का है बांस, तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, देवास बांस। ठीक है, फिर खंडवा का है प्याज। आप एरिया वाइज भी याद रख सकते हैं कि नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट और वेस्ट और साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट में कौन कौन से जो क्रॉप्स हैं, कौन कौन से जो फार्मिंग की जाती है। ठीक है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, थोड़ा मोटा मोटा। मंदसौर में है लहसुन। ठीक है, मंदसौर नीमच इसमें लहसुन मिलता है। और खंडवा खरगोन यहाँ पे प्याज मिलती है। देवास बांस मिलता है ना। नर्मदापुरम साइड हो गया, अनूपपुर कोड़ोकुटकी हो गया, और इस साइड मीन्स ईस्टर्न वाले पार्ट में कोड़ोकुटकी थोड़ी फेमस है। तो वहाँ पर 3-4 डिस्ट्रिक्ट का भी जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है वो कोड़ोकुटकी है। तो जिसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी। आप इसको मैच कर लेंगे और याद कर लेंगे। ठीक है, एक बार 2 बार ऐसे आप लिस्ट बनाओगे ना और देखोगे तो समझ आ जाएगा आपको। भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा राज्यों के फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025, ये करंट अफेयर से रिलेटेड है, संबंधित प्रतिवेदन में बजट राशि के व्यय की गुणवत्ता की दृष्टि से मध्य प्रदेश राज्य देश में किस स्थान पर है? तो इसका करेक्ट आंसर तो है फर्स्ट। तो आप याद रखेंगे कि ये
किस डायमेंशन में पूछा गया है? बजट राशि के व्यय की गुणवत्ता की दृष्टि से। आप ये भी याद रखेंगे क्योंकि हमने पिछला पेपर जो सॉल्व किया था उसमें ये भी पूछा गया था। नीति आयोग का जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स था उसमें ये पूछा गया था कि किस डायमेंशन में जो एमपी है उसने टॉप किया है। तो आप ये याद रखेंगे कि जो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स है 2025, अभी चाहे 2026 का भी आया नहीं है, आप करंट अफेयर से जुड़े रहिए, ठीक है। हम स्टैटिक पार्ट कवर कर रहे हैं, लेकिन हो सके तो आप एमपी जो भी एमपी स्पेसिफिक करंट अफेयर्स कराते हैं आप उससे जुड़े रहिए, उसमें एकदम अच्छे से पढ़ाएंगे वो टीचर, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। हम यहाँ पर फिर PYQ सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें किस डायमेंशन में एमपी ने फर्स्ट प्लेस प्राप्त किया है जो कंट्री में, वो है बजट राशि के व्यय की गुणवत्ता की दृष्टि से। इस चीज़ को याद रखें, कंफ्यूज नहीं करनी है, ठीक है। जो टॉप किया है वो ओडिशा ने किया है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में, ठीक है। लेकिन जो डायमेंशन है बजट राशि के व्यय की गुणवत्ता की दृष्टि से उसमें एमपी ने टॉप किया है, तो आप ये याद रखेंगे, है ना। डायमेंशंस होते हैं और हो सके तो डायमेंशंस भी याद करके जाओ, कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा डायमेंशन इसमें इंक्लूड नहीं है। जैसे प्रीवियस ईयर पेपर में आया था कि जो नीति आयोग है इनमें से नीति आयोग का जो कोर फंक्शन है वो कौन सा नहीं है, तो ये भी याद रखेंगे। चलो अब हम इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। मैं इनको रीड आउट नहीं करूँगी वरना टाइम ज़्यादा जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी फिर, और हमें आपके काम को आसान बनाना है, टफ बनाना है, टाइम खपाना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रो REW रो, ठीक है, रो के सचिव के रूप में 1 जुलाई 2025 से किसे नियुक्त किया गया है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था और अभी भी पराग जैन ही है जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के जो सेक्रेटरी है वो अभी भी पराग जैन ही है, तो आप याद रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। ये करंट अफेयर से रिलेटेड था। फिर 11th अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का विषय क्या था, तो थोड़ा आप थीम भी देख लेना, इम्पोर्टेंट डेज और स्पेशली दोज डेज विच आर फेमसली नोन लाइक वेटलैंड डे, हेल्थ डे, वाटर डे एंड अर्थ डे, बायोडाइवर्सिटी डे, योगा डे, पॉपुलेशन डे एंड नेशनल पॉल्यूशन डे, नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे और नेशनल यूथ डे। तो ये जो है ये आप याद रखिए, थोड़ा मोटा मोटा, है ना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप एकदम रट्टा ही बना लो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें और भी है पढ़ने के लिए, लेकिन आप इनको भी एक बार रिवाइज करके रखो ताकि आप एलिमिनेट मेथड से कर सको। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। महिला क्रिकेट में विश्व कप 2025 जीतने वाली टीम में मध्य प्रदेश की कौन सी खिलाड़ी है। पिछले वाले क्वेश्चन पेपर जो हमने सॉल्व किया था उसमें भी सेम यही क्वेश्चन आया था, लेकिन उसकी लैंग्वेज थोड़ी अलग थी। उसमें ये बोला गया था कि जो राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है वो मध्य प्रदेश की कौन सी खिलाड़ी है, ठीक है, महिला क्रिकेट विश्व कप में। जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्रांति वो। अब इस चीज़ को याद रखेंगे, रिपीट होते हैं, मैंने बोला था क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो आप थोड़ा अच्छे से पढ़ें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को, ठीक है। लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर किस क्षेत्र में योगदान हेतु महिला को राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई पुरस्कार दिया गया। तो पहले तो ये देखो कि जो लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर है उनकी जयंती मनाई कब जाती है। उनकी जयंती मनाई जाती है 31 मई को। आप ये याद रखेंगे, एक पेपर में उनका बर्थ डेट भी पूछा गया था कि वो कब पैदा हुई थी, ठीक है, विद ईयर, डे मंथ एंड ईयर। आप ये याद रखेंगे क्योंकि इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है, MP हिस्ट्री से रिलेटेड।
तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, आदिवासी लोक एवं पारंपरिक कलाओं में। ठीक है, तो राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई पुरस्कार दिया जाता है आदिवासी लोक एवं पारंपरिक कलाओं में योगदान हेतु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मई 2025 में किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने एवं दुर्घटनाओं के दौरान समय पर सहायता के लिए रावीर योजना को मंजूरी दी है? जो रावीर योजना है ये एमपी से रिलेटेड है। ठीक है, ये किस लिए है? सड़क सुरक्षा के को बढ़ावा देने और दुर्घटनाओं के दौरान समय पर सहायता के लिए। दोनों चीज़ें याद रखें कि ये किस लिए है। ठीक है, और ये कब लॉन्च हुई थी? मई 2025 में लॉन्च हुई थी। और ये किस स्टेट से रिलेटेड है? तो वो है ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 31 दिसंबर 2024 की स्थिति में मध्य प्रदेश विधानसभा में दलीय स्थिति थी। तो ये जो है ये इलेक्शन से रिलेटेड पूछ लिया है। ठीक है, जो एमपी लेजिस्लेशन है उसकी क्या स्थिति है इसके बारे में पूछ लिया है। कोई बात नहीं, अगर याद नहीं रहता है तो ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन भी आएंगे और इस बार तो नेगेटिव मार्किंग भी है। तो आप इस ऐसे वाले क्वेश्चंस को अगर श्योरली नहीं पता है तो आप ऐसे वाले क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो, और स्किप करना ही सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन रहेगा। ठीक है, चलो, जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, बीजेपी भाजपा 164 पर थी, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस 65 पर थी और बीएपी 1 सीट थी। चलो अब इनका इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं, देख लीजिए। 11th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। तो आप ये याद रखेंगे कि 2026 में 12th मनेगा। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं, थोड़ा इन चीज़ों को भी अपडेट लेकर चलिए। राइट, यस। चलो नेक्स्ट और जैसे ये वाला क्वेश्चन था ये स्कीम से रिलेटेड था। तो जब एमपी का क्वेश्चन है तो 70 to 80% चांसेस होते हैं कि जो ये स्कीम है, जो दी गई स्कीम है वो एमपी से ही रिलेटेड होगी। तो आप ऐसे भी अगर नहीं भी मालूम है तो थोड़ा कॉमन सेंस ऐसे भी लगा सकते हैं कि जो ये पेपर है ये एमपी स्टेट का है और जो 70 to 80%. I am not saying that it is 100% sure that this scheme is related to Madhya Pradesh state government. Okay, I am not saying this. I am saying that 70 to 80% chances होते हैं कि आप जो स्कीम पूछी गई है आपसे पेपर में वो एमपी से रिलेटेड हो। तो थोड़ा अगर नहीं भी पता है तो आप थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करके ऐसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मध्य प्रदेश राज्य सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है चीफ सेक्रेटरी यानी मुख्य सचिव। ठीक है, तो थोड़ा कॉमन सेंस थोड़ा यूज़ हो जाता है यहाँ पर। लाइक सचिवालय का पूछा है तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, संभागीय आयुक्त, डिविजनल कमिश्नर होता है। मुख्यमंत्री स्टेट गवर्नमेंट का हेड होता है। ठीक है, और जो राज्यपाल होते हैं वो स्टेट के हेड होते हैं। लेकिन सचिवालय में जो सेक्रेटरीट होता है, स्टेट सेक्रेटरीट होता है, उसका जो मुख्य प्रशासनिक मुखिया होता है वो कौन होता है? मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी। थोड़ा है ना, इंग्लिश में भी ये सेक्रेटरीट लिखा जाएगा, यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी लिखा जाएगा। तो हम थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं अपना कॉमन सेंस ना, क्योंकि कॉमन सेंस यूज़ करके भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि इस लेवल पर आके हमें थोड़ा कॉमन सेंस अपना बढ़ाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़ी गई 11वीं अनुसूची में निम्न में से कौन सा विषय शामिल नहीं है? पिछले क्वेश्चन पेपर में हमने सॉल्व किया था 12वीं अनुसूची से और इस वाले में हम सॉल्व कर रहे हैं 11वीं अनुसूची। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों शेड्यूल कितना इम्पोर्टेंट है कि आप इनको एक रीड आउट करते रहो। एक इसमें 29 फंक्शन होते हैं, उसमें 18 फंक्शन होते हैं।
तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है आर्थिक एवं सामाजिक विकास योजना। ठीक है, ये डायरेक्ट इस शेड्यूल से ही उठाया गया है क्वेश्चन, तो आप इसको अच्छे से पढ़ो। जो 29 फंक्शंस दिए हुए हैं ना, वो आपके टिप्स पे होने चाहिए बस। और जो शेड्यूल 12 में 18 फंक्शंस दिए हुए हैं वो भी आपके टिप्स पे होने चाहिए। ठीक है, और पिछले इस वाले क्वेश्चन में इस वाले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इस अनुसूची में कौन सा विषय शामिल नहीं है, लेकिन एक एग्ज़ाम में ये पूछा गया था कि जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो इनएक्ट कब हुआ था। तो ये वाली जो अमेंडमेंट एक्ट्स हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इनका कि ये लोकसभा में पास कब हुए थे, राज्यसभा में पास कब हुए थे, फिर इसके बाद इसको राष्ट्रपति ने मतलब सहमति साइन कब किए, उसके बाद ये इनेक्ट कब हुआ, फिर इसके बाद ये एमपी स्टेट में कब इम्प्लीमेंट हुआ। तो आप ऐसे क्रोनोलॉजी से याद रखें इन वाले आंसर्स को, क्योंकि 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एक्ट्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिकॉज दीज आर रिलेटेड टू ग्रास रूट डेमोक्रेसी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में कौन मध्य प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त रहे हैं? चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन की बात हो रही है, इंफॉर्मेशन कमिश्नर की बात हो रही है। हमने अपने टेलीग्राम चैनल में PDF अपलोड की हुई है पूरी विद नेम्स और इनकी डिटेल्स की जो जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन होता है वो कैसे बना है, कब बना है MP में। ठीक है, उसके क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन होता है कि कौन कौन उसके मेंबर होते हैं, और हमने लिस्ट भी सेंड करी है कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन कौन से थे, फर्स्ट कौन सा था, लेटेस्ट कौन से हैं, और ये सारी लिस्ट सेंड की हुई है। तो आप देख सकते हैं जो इसमें करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर D, श्री KD खान। ठीक है, तो अब आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर आते हैं। इको मार्क प्रमाणीकरण भारत में कौन जारी करता है? इसका आंसर है भारतीय मानक ब्यूरो। ठीक है, इको मार्क देख के कंफ्यूज नहीं करना है कि एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री या फिर CPCB यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है। जो इको मार्क स्टैंडर्डाइजेशन है वो भारतीय मानक ब्यूरो ही देता है। ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS। नेक्स्ट पर आता है, थोड़ा इंग्लिश भी यहाँ करिए क्योंकि इस लेवल पर आके हिंदी इंग्लिश को कोई बैरियर मत बनाइए। बोथ आर लैंग्वेजेस एंड you have to learn. If you want to grow in your life, you have to learn how to speak English as well as Hindi. ठीक है, I'm not saying that English is what we call English is not so much precious, but yeah, it's a language you have to learn if you want to talk and if you want to enhance yourself at global level. Then you have to speak in English as well as understand English. Okay, next question पर आते हैं जो कि रिलेटेड है ICT से। निम्न में से कौन सा एंड्रॉयड OS ऑपरेटिंग सिस्टम का संस्करण नहीं है? चोकोपाई, डोनट, इक्लेयर, ओरियो। तो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर A, चोकोपाई। तो आप थोड़ा एग्जांपल्स देख सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे को नया लगा है, हालांकि मैंने पढ़ा है ये क्वेश्चन, लेकिन वही है, सब कुछ तो आप याद नहीं रख सकते हैं ना, तो इसलिए थोड़ा देख के जाना कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो के नाम अब तक क्या क्या हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है क्वेश्चन नंबर 17। सर्च इंजन की पूर्व अनुमानित टाइपिंग सुविधा जो कीवर्ड टाइप करते वक्त वाक्य में अगला शब्द सुझाकर हमारी मदद करती है, और वर्तनी जांच सुविधाएं, ये सब इसके उदाहरण हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ये है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण। ठीक है, जैसे हम टाइप करते हैं कीबोर्ड में, सर्च इंजन में, या फिर कोई मैसेज टाइप करते हैं और हम एक वर्ड लिखते हैं, उसके बाद सजेशंस आ जाते हैं हमारे पास
जैसे के लिखेंगे तो की हो जाएगा, काइट हो जाएगा, है ना, और ये सब आने लगता है। तो ये किसके उदाहरण है? ये है प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण, ICT, वेरी इंपॉर्टेंट। 4 to 5 questions come from ICT portion, you can't skip it। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मशीन लर्निंग का एक प्रकार जो कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क और प्रतिनिधित्व लर्निंग का उपयोग करता है, उसे इस रूप में जाना जाता है। इसका क्या आंसर होगा? इसका करेक्ट आंसर है डीप लर्निंग। इससे पहले जो हम टेस्ट किया था, हमने 25 क्वेश्चन किए थे, उसमें आया था डीप लर्निंग इज अ सबसेक्शन ऑफ मशीन लर्निंग। ठीक है, तो आप ये डेफिनेशन भी याद रखेंगे और वो भी याद रखेंगे दैट डीप लर्निंग इज अ सबसेक्शन ऑफ मशीन लर्निंग। चलो नेक्स्ट हम इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। आज हम 25 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, वही जैसे हम पहले से करते आ रहे हैं, तो थोड़ा ये देख लेना। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, और ये जैसे इलेक्शन कमिश्नर हो गया, इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो गया, और वीमेन कमीशन के चेयरमैन हो गए, SC/ST कमीशन, OBC कमीशन के चेयरमैन हो गए। वो सब हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर करवाए हुए हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक कमेंट सेक्शन में पिन। एंड्रॉयड OS का वर्जन कौन सा नहीं है? चोकोपाई। आप देख सकते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, फिर डीप लर्निंग। चलो नेक्स्ट पर आते हैं। वीडियो लंबा हो जाता है ना, इसलिए हम 25 लेकर चलते हैं। VPN के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाएं किस प्रकार के क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा मॉडल का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है नेटवर्क एज अ सर्विस, NAAS। ठीक है, VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, यस वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN। इसके फुल फॉर्म भी आप याद रखेंगे। NAAS की भी नेटवर्क एज अ सर्विस, एंड VPN की फुल फॉर्म है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब आ जाते हैं 20 क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20। NIST नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी के अनुसार क्लाउड कंप्यूटिंग को सबसे बेहतर रूप में कैसे परिभाषित किया गया है? NIST की द्वारा जो डेफिनेशन दी गई है वो है पे पर यूज़ ऑन डिमांड एक्सेस टू शेयर IT रिसोर्सेज। ठीक है, ये तो NIST के बेस पर हो गई डेफिनेशन की, उसके अकॉर्डिंग है। लेकिन आप थोड़ा याद रख सकते हैं कि सिर्फ हाई स्पीड इंटरनेट, ऑन साइट डेटा स्टोरेज, नेटवर्क्स के लिए सुरक्षा प्रणाली, सिर्फ एक चीज़ें नहीं होती है। इसमें जो दी हुई है वो मोर देन वन थिंग दी हुई है। पे पर यूज़, ऑन डिमांड एक्सेस टू शेयर IT रिसोर्सेज, तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, है ना। मैंने पहले ही बोला है कि एग्ज़ाम में कॉमन सेंस भी यूज़ करना होता है। ठीक है, एरन से किस शासक का अभिलेख नहीं मिला है? उसका करेक्ट आंसर है वो है कुमारगुप्त। ठीक है, और एरन ये वाला है इंस्क्रिप्शन। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो इंग्लिश में देख लिया करो। ठीक है, चलो ये हिस्ट्री से अभी तक हमने एक क्वेश्चन ही देखा है हिस्ट्री से। चलो हिस्ट्री से अब आएंगे। चलो 22 क्वेश्चन नंबर है। ग्वालियर तोमर वंश का संस्थापक था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर A वीर सिंह देव। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हमने पिछले पार्ट्स में किया है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो रिपीटेशन के चांसेस होते हैं, आप स्किप नहीं कर सकते हो। बुंदेला की राजधानी ओरछा की नींव किसने डाली? रुद्र प्रताप। ठीक है, बुंदेला राजा रुद्र प्रताप। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कोई डिटेल एक्सप्लेन का है ही नहीं। अतोना सत्याग्रह कहाँ हुआ था? एक क्वेश्चन पेपर में हमने सॉल्व किया था। अतोना सत्याग्रह का ऑब्जेक्टिव क्या था? वो कसाई खानों को बंद करवाने के लिए था। ठीक है, 1920-21 में हुआ था। सागर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। अतोना सत्याग्रह कसाई खानों को बंद करवाने का मेन ऑब्जेक्टिव था इसका। तो देख लो आप क्वेश्चंस किस फॉर्म में रिपीट होते हैं। फिर चावल आंदोलन किस जिले में हुआ?
तो इसका करेक्ट आंसर है वो है रीवा। चावल आंदोलन रीवा में हुआ। ठीक है, तो आज हमने 25 क्वेश्चन कर लिए हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम इसका जो नेक्स्ट 25 है वो करेंगे। ओके, सो ऑल द बेस्ट and thank you for watching this channel, and please like, share and subscribe this channel. Thank you.